बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक वक्त था कि जब बादशाहों को खत लिखे जाते थे। कोई भी मसला होता था तो बादशाह को खत लिखा जाता था। पब्लिक में से कोई भी कंप्लेन करता था, खत लिख देता था कि ये मसाइल चल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ममालिक में ये होता होगा, मगरिब में होता होगा, बहुत सारे ममालिक में होता होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही होगी कि लोग खत लिखते होंगे अपने फजर को, अपने वजीर आजम को, अपने सरबराह को कि आज ये वाकया चल रहा है, आज ये हो रहा है, हम इस मुश्किल में हैं, ये मुश्किल कैसे दूर होगी। हो सकता है आज भी उन खतूत के ऊपर वहाँ के मामलात बदल जाते हों, वहाँ की तरजीहात बदल जाती हों। लेकिन अफ्रीका में भी ऐसा हुआ। आपको कहानी सुनाता हूं कि अफ्रीका में एक सोने की कान में काम करने वाले लड़के ने खत लिखा। उसने अपने सदर को खत लिखा। उसने कहा कि हम सारा दिन कानकनी करते हैं, माइनिंग करते हैं, हम सारा दिन वहां से सोना निकालते हैं। जब हम सोना निकाल लेते हैं हमारी तलाशी ली जाती है। हमारी तलाशी लेके हम जाके सोने की कान से निकलते हैं। सोना जहाज़ों पे लोड होता है और यहाँ से चला जाता है और हम कहाँ जाते हैं? वहीं अपनी मट्टी के घरों में जाते हैं। हमारे कपड़े जो है वो मट्टी से लथड़े होते हैं। हमारे गंदे कपड़ों के साथ, उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, सुसकती हुए भूख के साथ हम जाके अपने घरों को लौट जाते हैं और हमें मजदूरी मिलती है बिल्कुल थोड़ी सी। और जो मजदूरी मिलती है उनसे तो हमारे हालात भी ठीक नहीं होते। हम अपने बच्चे के स्कूल की फीस भी अदा नहीं कर सकते, हम अपने बच्चे की खुराक पूरी नहीं कर सकते। वहां पे बर्किना फासो के अंदर अब प्रेसिडेंट कौन आ चुका है? कैप्टन त्रावरे। कैप्टन त्रावरे जब ये कहानी पढ़ते हैं, ये खत पढ़ते हैं, ये सुनते हैं ये बात, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते। और यही वो लम्हा है जब बर्किना फासो के 37 साला सदर, जिसने बगावत के बाद इक्तदार संभाला, जिसने मगरबी ताकतों को ललकारा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने एक ऑर्डर जारी किया। उसने कहा बर्किना फासो दुनिया के उन बड़े ममालिक में है जिनमें अपना सोना बहुत मिकदार में पाया जाता है, लेकिन वहां से फायदा कौन उठा रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां, वही कनाडा और फ्रांस की कंपनियां। मतलब सोना हमारे मुल्क का हो और तरक्की करे कनाडा और फ्रांस। उसने कहा ऐसा अब नहीं चलेगा। उसने कहा कि ये तो ऐसा निजाम है कि सोना हमारे मुल्क से निकलता है लेकिन हमारी अवाम उस सोने से फायदा नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि अब सोना चोरी नहीं होगा, अब ये सोना अवाम की अमानत है और ये अवाम पर ही खर्च होगा। 2023 में इब्राहिम त्रावरे ने एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की। उसने 200 किलोग्राम सोना एक कैनेडियन कंपनी से जब्त कर लिया। उसने कहा कि ये सोना चोरी हो रहा है। ये हमेशा से यही होता आ रहा है कि यहाँ से सोना चोरी होकर मगरिब की तरफ चला जाता है और हमारी अवाम और हमारी गरीब अवाम जो कि हर वक्त मजदूरी करती है, इन माइनिंग करती है, इन माइंस में से सोना निकालती है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ गंदे, मुंह के ऊपर मट्टी और भूख और अफलास। अब ऐसा नहीं चलेगा। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था या एक कार्रवाई नहीं थी। इससे क्या हुआ? बिजनेसमैन, आपको पता है, उनका भी एक कनेक्शन होता है, उनकी भी यूनियंस होती हैं। उन कंपनीज ने, सरमायाकारों ने कहा कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो हमारी इंसल्ट है भैया, यहाँ पे जमहूरियत को खतरा है। जब भी ऐसा कुछ होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हाथ पड़ता है, जब भी कुछ होता है गैर मुल्की कंपनीज को, तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, सरमायाकार भाग गए। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ ये नहीं किया कि नारे लगाए, अब एक सरकारी रिफाइनरी बनाई जा रही है ताकि वो सोना मुल्क में ही साफ हो, और वो सोना मुल्क में साफ हो के जब वो एक्सपोर्ट हो तो उससे मुल्क में काफी ज्यादा ज़र मुबादला आए। अब उससे क्या हुआ कि जब उसने 2023 में ये कदम उठाया, तब से लेके मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। उसने कवानीन बना दिए। उसने कहा कि गैर कानूनी जो माइनिंग है, कानूनी जो है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार कर सकती है। और सरकारी लेवल पे जब रिफाइनरी बन रही है तो रिफाइनरी बन के जब यहीं पे सोने की सफाई होगी तो कोई और ये काम नहीं कर सकता। तो उससे क्या हुआ कि चीखें निकल गई बड़े बड़े सरमायाकारों की, चोरों की, जो वहां से स्मगलिंग करते थे। स्मगलर्स सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ये क्या चीज आ गई है। मुआहदे मनसूख करके भागने लगे, सरमायाकार पीछे हट गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
فرق کیا پڑنا تھا، الٹا ملک کو بہت فائدہ ہوا۔ صرف 2024 میں ابراہیم تراورے کی حکومت نے 11 ٹن سونا جو ہے وہ اپنی سرکاری تحویل میں لیا۔ عوام کا اعتماد بڑھنے لگا اور لوگوں نے بھی یہاں اس کا کھل کے ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارے سونے کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور انہوں نے ابراہیم تراورے کے ساتھ سٹینڈ لیا اور ابراہیم تراورے بن گئے ایک ہیرو۔ اب یہاں پہ یہ کہانی صرف برکینا فاسو کی نہیں ہے، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو کہ اپنے وسائل کے اوپر سے اپنی گرفت کھو چکی ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم تراورے نے یہ ثابت کیا کہ اگر نیت ہو تو آپ اپنے ملک کے وسائل بچا سکتے ہو۔ اب ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کیا پاکستان میں بھی کبھی کوئی ابراہیم تراورے پیدا ہوگا جو کہ اس ملک کے وسائل کی حفاظت کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم تراورے جیسا لیڈر عطا فرمائے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو ابراہیم تراورے کی کہانی ضرور سنائیے گا۔ اللہ نے کے بعد